वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की और हमारा थर्ड पार्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का। इससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हम लोगों ने हेनरी फ्योल को खत्म किया है और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग एफडब्ल्यू टेलर को एंड करने वाले हैं। दैट मींस आज हम लोग अबाउट एफडब्ल्यू टेलर पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफडब्ल्यू टेलर और उसके बाद उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं। इन सारी की सारी चीजों को खत्म करने के बाद हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 को बिल्कुल अच्छी तरीके से एंड कर देंगे। ध्यान रखना ये लास्ट वीडियो है ऑफ योर चैप्टर 2 एंड इसके बाद मैं तुमसे चैप्टर 3 में मिलूंगा। ठीक है, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। ध्यान रखना 2x लगाओ चाहे 3x लगाओ, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना। चले बढ़ते हैं। इनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जानने से पहले एफडब्ल्यू टेलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनका अबाउट सेक्शन देख लेते हैं। तो बच्चे इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो 1856 में जन्म लिए थे और 1915 में इनका देहांत हो गया। Rose from rank of an ordinary apprentice to chief engineer in Midwell Steel Company USA। सिंपल कहने का मतलब एक आम वर्कर से लेके इनकी जो जर्नी थी वो एक चीफ इंजीनियर तक का खत्म हुई। For his contributions, he is well known as the father of scientific management। ध्यान रखना इनके इतने ज्यादा कंट्रीब्यूशन थे द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, ये इतनी अच्छी तरीके से समझते थे मैनेजमेंट को कि इनको एक पद्धति भी मिली किसकी, फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, जो पहले हेनरी फ्योल थे उनको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहा जाता था, ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। सर साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्ट टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है ऐसा मैनेजमेंट जो कम से कम टाइम में कम से कम कॉस्ट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे दे। साइंटिफिकली वर्क करना मतलब प्रूवन तरीके से वर्क करना, मतलब हर एक स्टेप ऐसे लेना जैसे वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो। और हाँ, ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव स्टडी भी करते थे। तो सिंपल कहने का मतलब इनके जो प्रिंसिपल्स थे वो भी बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वेशंस के बाद ही दिए गए। सिंपल कहने का मतलब है, इसीलिए इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। आई होप तुम अबाउट सेक्शन ऑफ एफडब्ल्यू टेलर दैट मींस फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में तुम समझ चुके हो। आई होप तुम्हें ये चीज समझ आई है। बढ़ते हैं अब इनके प्रिंसिपल्स पे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 हैं। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसके बाद कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये कुल 4 प्रिंसिपल्स जो एफडब्ल्यू टेलर हमें दे के गए, इन सबके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहला है, इसमें लिखा हुआ है टेलर fostered the introduction of scientific methods. He believed that for every work there is an only and best method for doing it. He wanted managers to make decisions on the basis of logic and science rather than the rule of thumb. सिंपल कहने का मतलब है यहां पे टेलर बताना चाह रहे हैं कि आपको साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना है। कौन से मेथड? साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना है और नॉट रूल ऑफ थंब, अंगूठाबाजी नहीं करनी है। रूल ऑफ थंब मतलब तुक्केबाजी नहीं करनी, आपको साइंटिफिक एंड प्रूवन मेथड करना है। मेरे को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बहुत घटाना है, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं 10 तरीके की चीजें कर सकता हूं जिससे मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊं, मेरे कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाए और मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं। नहीं बच्चे, आपको साइंटिफिक करना है, साइंटिफिक मेथड, एक प्रूवन मेथड। ऐसा नहीं आप अंगूठाबाजी कर रहे हो। सिंपल कहने का मतलब है ये फलाना वो भी कर रहा था और वो ये उनकी दुकान है वो भी ऐसे करे तो बहुत अमीर हो गए और मैं भी वैसे कर लेता हूं, तो ये सब तुक्केबाजी है। तुम्हें एक फुल एंड प्रूफ प्लान की जरूरत है जिसको तुम साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हो। टेलर फोस्टर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ही इंट्रोडक्शन लेके आए थे, एक इंट्रोडक्शन दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी। भाई हाँ, मैनेजमेंट में भी साइंटिफिक मेथड्स लग सकते हैं। He believed that for every work, इन्होंने कहा था कि हर वर्क there is an only and one best method for doing it। हर काम का एक बेस्ट मेथड होता है। अगर आप उसको ऑप्ट करते हैं 100% वर्कआउट होगा, अगर आप उसको ऑप्ट नहीं करते हैं आपका काम बहुत भयंकर तरीके से फ्लॉप होगा। उसके बाद ये लिखे हैं he wanted managers to make decisions on the basis of logic and science rather than the rule of thumb। रूल ऑफ थंब अंगूठाबाजी, ये तुक्केबाजी नहीं करनी है, अंगूठा छाप नहीं बनना है। आपको हर चीज बहुत ज्यादा सोच समझ के करनी है। अगर आप वो सारी चीजें नहीं सोच समझ रहे हैं, अगर आप उसको 100% इफेक्टिव तरीके से नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, आप पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं, लोगों के एक्सपीरियंस नहीं देख रहे हैं, आपका काम 100% फ्लॉप होने ही वाला है। आई होप तुम्हें ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब समझ आ गया होगा। आगे अगर हम लोग बात करें इसके तो नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये सेकंड प्रिंसिपल है बच्चे, ध्यान रखना। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बताता है टेलर एम्फेसिस दैट मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड मेंटेन हार्मनी
या फिर हार्मोनाइज वर्क इन्वायरमेंट। इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। भाई जहां पे लोग हैं वहां पे क्लैश है, जहां पे क्लैश है वहां पे लड़ाई झगड़े, और जहां लड़ाई झगड़े हैं वहां पे कलेश है, दैट मींस डिस्कॉर्ड है, और जहां पे डिस्कॉर्ड है वहां पे पूरा का पूरा बिजनेस बर्बाद हो रखा है। सिंपल कहने का मतलब है, टेलर ने कहा है हार्मनी मेंटेन रखनी है, नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलेश, जो हर दिन के लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं। आज मैंने शैम्पू किया, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, वो परेशानी मत लेना तुम, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सिंपल कहना हार्मनी मेंटेन रखो ना, हार्मनी का मतलब समझते हो, दैट मींस अमन शांति मेंटेन रखो। डिस्कॉर्ड क्यों करते हो, नीचे कुत्ते भौंक रहे, सॉरी, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब है, आगे लिखा हुआ है, टू डिसमिस सच सिचुएशन टेलर शोकेस्ड अ नीड टू ब्रिंग अबाउट अ मेंटल रिवॉल्यूशन। और ये चाहते थे कि इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लोगों को क्रांति लानी पड़ेगी। कहां रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति होती है, और मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है दिमागी क्रांति लानी है। आपको स्पेसिफिकली अपने जो सोचने के तरीके हैं उसको बदलना पड़ेगा, लोगों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। आपको सिर्फ आई आई मैं हटा के वी लगाना पड़ेगा। आई को हटा के वी, आई हटा के वी, आई मतलब सिर्फ मैं, वी मतलब हम सब, समझ रहे हो ना। मैं फिर से बता, आगे आ जाऊं, आई हटा के वी, ओके। तो यहां पे लिखा हुआ, इट एम्फसाइजेस टू ब्रिंगिंग अ चेंज इन द थिंकिंग एटीट्यूड ऑफ बोथ वर्कर एंड द मैनेजर। और सिर्फ मैनेजर ही नहीं, वर्कर को भी सोचना चाहिए कि भाई इतना मैनेजर मेरे लिए कर रहा है, मेरे को भी, मी एज अ सबऑर्डिनेट, मुझे भी तो उसे कुछ सर्व करना चाहिए। बस यही है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, अमन शांति मेंटेन रखो, कलेश फलेश ना करो, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थर्ड है हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एकाबाजी नहीं करनी है, सबको साथ में लेके चलना है। According to this principle, worker and manager should work within mutual understanding and cooperation. Manager should also share the gains of the company with workers, awarding them with sufficient incentive to work. Simple आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, similarly the worker should willing to work, giving their best contribution of the company. Simple यहाँ पे लिखा हुआ है, according to the principle, workers and managers should work with a mutual understanding and cooperation. कोऑपरेशन करना, एक दूसरे को साथ लेके चलना है, अकेले नहीं रहना है। मैं ही हूं सब, मैं ही सारे प्रॉफिट्स कमाऊंगा। वो वर्कर है, वो तो वर्कर की औकात रहेगी उसकी। वो टिपिकल सीरियल स्टार प्लस वाले सीरियल वाली औरतें मत बनना, ठीक है, जो लोगों को उनकी औकात दिखाती हैं। और वो बेसिकली वो जो रील्स वाली वो लड़कियां होती हैं जो पर्टिकुलरली दिखाती हैं, तू तेरी क्या औकात है, फिर वो लड़का बड़ी गाड़ी लेके आ जाता है। तो ये सब बवालबाजी है, ठीक है। तो वैसे कॉपरेशन बना के रखना है, नहीं इंडिविजुअल्स नहीं करना है। सिंपल कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्कर एंड मैनेजर शुड वर्क विद अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है। मैनेजर शुड ऑल्सो शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी। मैनेजर को गेन्स शेयर करने चाहिए वर्कर्स को। कोई भी चीज छुपा के नहीं रखनी है, कोई भी प्रॉफिट को क्या कहते हैं छुपा के नहीं रखना है, उसको दिखाया नहीं कि मेरे को क्या कहते हैं प्रॉफिट हुआ, कहते मैं तो बहुत गरीब हूँ, हमारी कंपनी नहीं चल रही और लो थोड़ी सी सैलरी रख लो। ये सब नहीं करना है। उनको इंसेंटिव देने, उनको बोनस देने और उन्हें अवार्ड भी देने हैं, और उसके बदले में सिमिलरली वर्कर्स को भी उनकी तरह उनके अच्छा काम करना है, क्योंकि उनका मैनेजर अगर उनको इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है तो उनको भी भाई अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन उनके आगे देना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। That's it about it. चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर इंसान को डेवलप करवाना उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक का। हर बच्चे में टैलेंट होता है, बस डायरेक्शन की कमी है। कुछ लोग पर्टिकुलरली क्या समझते हैं, कुछ लोग के मन में होता है कि मैं कर तो लूँगा, लेकिन इंस्टेंटली उनका स्कूल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। कुछ बच्चों के स्कूल में ट्यूशनबाजी इतनी चलती है कि उनका जो बचा हुआ टैलेंट है वो भी बर्बाद कर देते हैं। वो टीचर्स, उनको ये रहता है कि टीचर्स उन्हें 2-3 नंबर दे देंगे या फिर उनको पेपर दिखा देंगे, जो रियलिटी में कभी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करी। मतलब ये ट्यूशनबाजी, फ्रॉड और स्कूल का गलत बर्ताव बच्चों को उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक का बढ़ने ही नहीं देता। मैंने बहुत से स्कूल्स देखे हैं और बहुत से स्कूल के ऑफर्स भी आए हैं मेरे को, और मैंने आज तक कोई स्कूल नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को ये जो बिज़नेस मॉड्यूल है, ये जो पूरे के पूरे धंधेबाजी चलती है ना स्कूल्स में, और ये जो धंधेकार बन चुके हैं अब टीचिंग के प्रोस्पेक्ट में, ये कभी भी बच्चे को अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक बढ़ने ही नहीं देंगे। और इसका कारण बस यही है कि ये पूरा का पूरा फील्ड बर्बाद करके रखा है कुछ मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स ने। और ये पूरा का पूरा सेक्टर अब देखा जाए प्रैक्टिकलिटी, हाँ पहले टाइम पे होते थे, पहले टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते थे,
लेकिन आज का जो सेक्टर है वो टीचर्स का वो पूरी की पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इन सारी चीज़ों पे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं टॉपिक्स में जिनसे सारी चीज़ें रिलेट होने लगती हैं। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तो तभी कर सकते हैं जब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर प्योर हो, अच्छा मैनेजमेंट हो। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स वर्कर अलॉन्ग विद द कंपनीज ग्रोथ। यहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा है, मैं 2 मिनट बस पेन निकाल लेता हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा सा गौर फरमाइएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इट्स वर्कर्स अलॉन्ग विद द कंपनीज ग्रोथ। कंपनी ग्रोथ करनी है लेकिन वर्कर्स के साथ करनी है। आज वर्कर्स ही बेकार हो गए तो कंपनी ग्रो करके कर भी क्या लोगे? अरे कंपनी ग्रो ही नहीं हो सकती जब तुम्हारे अंदर के बता रहे हैं, जब तुम्हारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स ही बेकार हैं तो तुम्हारी बॉडी कैसे ग्रो करेगी? सिंपल कहने का मतलब क्या है, जो वर्कर्स हैं उनको पर्टिकुलरली आपको अच्छी तरीके से मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उन पर लगेंगी, उनका सेमिनार वेबिनार सब कुछ लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो ग्रो होंगे। और जब वो ग्रो होंगे तब उसके साथ आपका बिजनेस ग्रो होगा। आगे यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयज शुड बी रिक्रूटेड इन अ साइंटिफिक मैनर। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी साइंटिफिक मैनर पे रिक्रूट होने चाहिए। जितने काम हो उतना ही रखो, ज़्यादा काम है तो क्या कहते हैं ज़्यादा वर्कर्स लाइए, फिर उनको वर्कर्स की स्पेशलाइजेशन देखिए कि रियलिटी में वर्कर्स वर्थ हैं कि नहीं। हम कोई ऐसे तो नहीं आए हमें उसको इंसान को उठा के ले आए और हमारे काम भी ना रहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट से आपको पर्टिकुलरली उन्हें रिक्रूट करना है। दे शुड बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एंड फिजिकल क्वालिटीज़। उनकी मेंटल और फिजिकल क्वालिटीज़ दैट मीन्स कहाँ पे उनको एक्साइटमेंट होती है, कहाँ पे उनको किक मिलती है, वैसे ही काम उनको देनी चाहिए। और जहाँ पे वो फिजिकली मेंटेन हो, कोई इंसान कमज़ोर है तो उसको फील्ड वर्क पे डाल दोगे तो बेकार ही काम करेगा, हर दिन छुट्टी लेगा, बुखार आएगा, सिक लीव लेगा, यही सब होता रहेगा। और आफ्टर दैट लिखा हो फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी वर्कर शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग। और ध्यान दीजिएगा बच्चे, इंक्रीज करना होगा जब एफिशिएंसी, आपको अपनी काम करने की क्षमताएं बढ़ानी है, अपनी बिजनेस की क्षमताएं बनानी है और उसके बाद आपको वर्कर्स को भी देखना है। तो वर्कर्स की जो कहते हैं स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करिए, उनको मोटिवेट करिए, ट्रेन करिए। मैंने पहले भी बताया था अगर मोटिवेशन और ट्रेनिंग एंड ऑल कुछ नहीं मिलेगा उन्हें तो वो काम नहीं कर पाएंगे। सिंपल कहने का मतलब है फॉर इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी, काम करने की क्षमताएं उनकी अगर आपको बढ़ानी है तो वर्कर शुड बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ टेलर के जो आपके प्रिंसिपल हैं वो ख़त्म होते हैं, इसके बाद टेक्निक्स बची हैं और उसके बाद पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ध्यान रखना यहाँ पे 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जो आपके FW टेलर देके गए हैं। ध्यान रखेंगे इसको, आप प्लीज प्रिंसिपल्स में मत जोड़िएगा कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या प्रिंसिपल है और क्या टेक्निक्स है। तो बच्चे ध्यान रख रहे हैं, यहाँ से टेक्निक शुरू, इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखते हैं, हम लोग बात करते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप की। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टेलर अ सिंगल वर्कर और सुपरवाइजर कैन नॉट बी एक्सपर्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन एन ऑल एस्पेक्ट्स। Thus he advocated the appointment of 8 foremen to guide the workers. That means ध्यान रखेंगे हर इंसान को तुम चाहे जितना डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दीजिएगा, जितना तुम डिवीजन कर दीजिए, हर इंसान में कहीं ना कुछ खामियां रह ही जाती हैं जिसको बताया जाता है और जिसको सही किया जाता है फंक्शनल फोरमैनशिप में। यहां पे ये उसी तरीके से तुम समझ सकते हो जैसे टीचर से जब क्लास नहीं संभलता तो मॉनिटर्स अपॉइंट कर देता है, सेम वही चीज है। फंक्शनल फोरमैनशिप वर्कर्स में ही से कुछ मॉनिटर्स को अपॉइंट कर देना जो छोटी छोटी चीजों को मद्देनजर रखें। तो यहां पे वही चीज बताई गई है। फंक्शनल फोरमैनशिप में बहुत तरीके के हमारे पास फोरमैन्स देखने को मिलते हैं और इनको कैटेगरी डिवाइड करी गई है 2 में। बच्चे ध्यान दें, यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहला है प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा है आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लानिंग इंचार्ज की और उसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज की। प्लानिंग इंचार्ज में भी 4 वर्कर, प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 वर्कर। आई अगेन रिपीट, प्लानिंग इंचार्ज में भी 4 वर्कर्स, प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 वर्कर्स। 2 कैटेगरी हैं, फिर से बता रहे हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 तरीके के फोरमैन्स बनाए गए, 8 तरीके के वर्कर्स को अपॉइंट किया गया है। प्लानिंग इंचार्ज में भी 4 वर्कर्स, प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 वर्कर्स। तो दैट मींस इन 4 का डिविजन जरा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्लानिंग इंचार्ज को खत्म करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क जो बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शंस देगा किस तरीके से प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद रूट क्लर्क बताता है कि किस वे ऑफ क्या कहते हैं रूट से आपका प्रोडक्शन होकर
होकर गुजरेगा कि किस तरीके से पैकेजिंग होने वाली है, किस फैक्ट्री में पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने वाला है, किस फैक्ट्री में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें रूट क्लर्क देखेगा। उसके बाद आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये टाइम और कॉस्ट मैनेज करता है कि सही टाइम पे काम चल रही है और सही कॉस्ट में काम चल रही है कि नहीं चल रही। और उसके बाद आता है डिसिप्लिनेरियन, ये डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। और ये 4 वर्कर्स बन के हमारा प्लानिंग इंचार्ज खत्म होता है। उसके बाद आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में, तो प्रोडक्शन इंचार्ज में आपका स्पीड बॉस, ये स्पीड मेंटेनेंस रखता है कि किस स्पीड में आपका प्रोडक्शन चल रहा है, कहीं ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा, कहीं ज़्यादा तेज़ चलेगा तो क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी, और कहीं बहुत धीमे तो नहीं चल रहा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद आता है गैंग बॉस, बच्चे ये सारे के सारे टूल, इसका जैसे नाम है गैंग बॉस, उसका काम नहीं है गैंग जैसा, ये सारे के सारे टूल्स को एक साथ रखता है, इन सारे के सारे टूल्स को अपने पास रखता है, जैसे कभी काम पड़ जाए तो इन टूल्स को गैंग बॉस पर्टिकुलरली सारे सब फील्ड वर्कर्स को प्रोवाइड करवा पाए। उसके बाद आता है रिपेयर बॉस, ये रिपेयर्स मेंटेनेंस पे ध्यान देता है, कोई भी मशीन अगर ख़राब हो गई तो रिपेयर यही करेगा, और ये जो टूल्स है वो गैंग बॉस से मांगेगा। और उसके बाद आता है इंस्पेक्टर, जो हर चीज़ इंस्पेक्ट करता है कि सब चीज़ सही चल भी रही है कि नहीं चल रही है। और ये कुल आपके 4+4 आपके वर्कर्स ही होते हैं। दैट मीन्स ये चीज़ ध्यान रखना, ये सारे के सारे वर्कर्स ही हैं, जैसे वो मॉनिटर एक स्टूडेंट ही होता है ना, वैसे ये सारे के सारे वर्कर ही हैं, इनको कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, बस इन लोगों को एक छोटी सी ड्यूटी दे दी जाती है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, फैक्ट्री मैनेजर जो होता है उसके अंडर काम करते हैं प्लानिंग इंचार्ज, और उसके बाद आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में 4 वर्कर, प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 वर्कर, प्लानिंग इंचार्ज के 4 वर्कर हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। फिर प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। दैट्स इट अबाउट इट बच्चा। ध्यान रखना, हमारा पूरा का पूरा फंक्शनल फोरमैनशिप खत्म होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बहुत ज्यादा जरूरी है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बताता है दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट implies that the size, design, quality of product meet with the taste of the consumer. Simplification means eliminating unwanted size, varieties and dimensions as well. आपको स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन बना के रखना पड़ेगा। याद होगा वो सैमसंग की जे सीरीज आती थी, मैं एक फोटो लगा दूंगा अभी वीडियो पे, एडिटर भाई वो कहते हैं फोटो लगा देना, हाँ ये जो सैमसंग की जे सीरीज आती थी, ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन था ही नहीं इसमें कुछ, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, 2016, 2017, 2018, 2020, फिर नियो मैक्स, प्रो मैक्स, अल्ट्रा, पता नहीं क्या क्या उसमें घुसेड़ दिया जाता था। सिंपल कहने का मतलब है इनके पास सिंप्लीफिकेशन नहीं था, मतलब ये जो कंज्यूमर है उसको कंफ्यूज करते थे। जैसे अगर आपको पता होगा वन प्लस, वीवो, ओप्पो और आपका ये क्या कहते हैं रियलमी, ये सब फ़ोन के ब्रांड्स हैं, लेकिन ये सारी कंपनियां एक ही ब्रांड के अंदर आती हैं जिसका नाम है आपका BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ये लोगों को एक तरीके से कंफ्यूज करती हैं। जब रेस में सारे घोड़े आपके होंगे तो कोई एक भी जीतेगा ना तो आपकी ही इनकम होगी। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क ये बताता है कि ये ऐसी माल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक स्टैंडर्ड बनाइए, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप सिंप्लीफाइड रहिए ना, कम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट निकालिए, कम साइज ऑफ प्रोडक्ट निकालिए, जैसे कस्टमर कंफ्यूज ना हो। जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल एप्पल हो सकता है, उसके स्टैंडर्ड्स भी हैं, कोई सस्ती चीज़ देखने को नहीं मिलेगी और सब क्वालिटी वाली चीज़ें मिलेंगी, स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे मेंटेन्ड है। और सिंप्लीफिकेशन भी है, हर साल बस 3 फ़ोन निकलते हैं, दैट मीन्स जैसे अभी निकला है iPhone 14, 14 प्लस और मिनी बंद हो गया और 14 Pro Max, दैट्स इट। तो सिंपल कहने का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखिए, क्वालिटी मेंटेन रखिए और सिंप्लीफिकेशन, बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ ना निकालिए, वरना जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो काम ही नहीं कर पाएगा, आपके प्रोडक्ट खरीदने में ही वो हिचकिचा जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्क स्टडी टेक्निक। वर्क स्टडी टेक्निक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा लोग। वर्क स्टडी टेक्निक बताती है साइंटिफिक मैनेजर रिक्वायर अ डीप एनालिसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स मेथड स्टडी, आपका मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी एंड सो एंड सो। तो सिंपल कहने का मतलब वर्क स्टडी टेक्निक बताती है कि किस तरीके से वर्कर काम करें, उनको भाई स्टडी करो। अगर वो फालतू की वेस्टफुल एक्टिविटीज में ज्यादा समय दे रहे हैं तो भाई उनको हड़काओ, और अगर अच्छा काम करें तो प्रेज भी करो, बोनस दो उनको, इंसेंटिव दो, जैसे और लोग भी प्रेरित हो वो भी काम करना शुरू कर दें। जैसे सबसे पहली हमारी कौन सी होती, ये है मेथड स्टडी। वन बेस्ट वे टू परफॉर्म एनी टास्क दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग लिख दिया है, गलत हो गया। तो बेसिकली सबसे पहला है
ये जो मेथड स्टडी ये बताता है एक वन बेस्ट वे निकालिए अपने काम करने का। अगर एक बहुत अच्छा मेथड आप निकाल के काम कर सकते हैं तो आपका समय भी बचेगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सिंपल, इसी को क्या कहते हैं, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी सिंपल क्या बताती है कि आपको एक ऐसा वन बेस्ट मेथड निकालना है जिससे आपका बहुत समय कम लगे और मुनाफा जम के हो। दैट्स इट अबाउट इट। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो अगला है मोशन स्टडी, उसके बाद है टाइम स्टडी। मोशन स्टडी बताती है कि डेप्थ स्टडी ऑफ द मोशन वर्कर वाइल डूइंग द टास्क, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंट। सिंपल कहने का मतलब क्या है, उनको ये देखना कि भाई वो कब प्रोडक्टिव हो रहे हैं, कब अनप्रोडक्टिव हो रहा है, कब अकस्मात उनसे चीजें हो जाती हैं। तो सिंपल कहने का मतलब ये उनकी मोशंस, उनके मोशंस को ट्रैक करना, क्या काम कर रहा है, क्या रियली काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या सच में काम करने के लिए आया भी है कि नहीं। ये सारी की सारी चीजें तुम सीसीटीवी से देख सकते हो, उनके लिए टूल्स आते हैं और तुम कहते हैं कि इन ऑब्जर्वेशन रख सकते हो, सुपरवाइजर से बात कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, मोशन स्टडी होती है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। A standard time to perform well-defined job. Time measuring devices will be used in this type of study. Stopwatch लेके रखना, टाइमर लगा देना, पीरियड्स बना देना कि इतने टाइम में इतनी चीजें हो जानी चाहिए, टास्क लगा देना, डेडलाइन लगा देना, ये सब टाइम स्टडी है। टाइम स्टडी, ध्यान देना, इफ यू कांट कंट्रोल योर शेड्यूल विल कंट्रोल यू। बहुत अच्छी लाइन है, कम ऑन से विद मी। टाइम स्टडी बस इतना ही बताता है, टाइम स्टडी बस इतना क्या बताता है कि अगर आप टाइम बाधित नहीं है, अगर टाइम आपको बाधित कर देगा अगर आप टाइम को बाधित नहीं कर देते तो टाइम आपको बाधित कर देगा। यही चीज बताई जा रही है कि बेस्ट टाइम निकालिए कि एक काम पर्टिकुलरली इतने समय में हो जाना चाहिए, वरना एक चीज 10 दिन ले जाएगी आपकी, जिसको बोला जाता है टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जो आज के समय पे सारे बिलियनर्स यूज करते हैं। तो टाइम बॉक्सिंग यही चीज बताता है कि एक टाइम को बॉक्स कर दो, उतने में ही काम हो जाएगा। अगर आप चाहे एक काम 3 दिन में हो तो 3 दिन में भी होगा, अगर आप चाहे वो 3 घंटे में हो जाए तो 3 घंटे में भी पॉसिबल है। तो इसी को टाइम स्टडी कहा जाता है और इससे बहुत सारे सब डिवीजन निकलते हैं, लाइक टाइम बॉक्सिंग और MCD प्रिंसिपल, लाइक मस्ट डू, कैन डू और कांट डू। ये सब हायर स्टडीज में आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये सब टाइम स्टडी के अंदर आता है। आगे बात करें तो फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी हमारी लास्ट है जो बताती है कि किस तरीके से लोगों को पहले ऑब्जर्व करो कि कब उनको रेस्ट चाहिए। कहीं हम ज्यादा रेस्ट तो नहीं दे, देखो तो ज्यादा रेस्ट मिलेगा तो वो हो जाएंगे लथार्जिक, काम धंधा नहीं करेंगे, और कम रेस्ट मिलेगा तो आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। तो फैटीग स्टडी, उनकी फैटीग मतलब उनकी थकान पे भी हमें ओवरऑल स्टडी करनी चाहिए। दैट्स इट अबाउट इट। हमारा पूरा का पूरा वर्क स्टडी टेक्निक खत्म हो चुका है, जिसमें मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटीग स्टडी आता है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज अ लास्ट साइंटिफिक थ्योरी जो यहां पे दिया गया है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में लिखा है, टेलर प्रपोज अ सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क डन। एग्जांपल, स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू 10, वेजेस इक्वल टू। यहां पे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब है कि जो जितना काम करे उसको उतना ही पैसे देने हैं। सिंपल कह रहा हूं मैं, जो जितना काम करे उसको इतने ही पैसे देने हैं, जो जितना काम करे उसको उतने ही पैसे देने हैं। ध्यान दे बच्चा, यहां पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड आउटपुट मैंने रखा है 100 रुपए। मैंने कहा कि भाई 100 यूनिट्स का रखा है, मैं कोई 100 यूनिट्स बनाओगे तब मैं तुमको पैसा दूंगा, अन्यथा तुम्हें कम पैसा दूंगा। वेजेस मैंने रखे हैं, हर एक यूनिट पे 10 रुपए मिलेंगे तुम्हें। अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो 10 रुपए मिलेंगे, अगर तुम 100 यूनिट्स बनाने के काबिल रहते हो, जितना हमारा टारगेट। और अगर तुम 100 यूनिट्स नहीं बना पाते हो तो तुम्हें हर यूनिट पे 7 रुपए मिलेगा। तो जो इंसान 101 यूनिट या 100 यूनिट बना लेगा उसके वेजेस कहीं 1010, 1020 कुछ ऐसे जाएंगे। और जिसने जो ओवरऑल 100 यूनिट्स नहीं बना पाएगा तो उसको हर यूनिट पे 7 रुपए मिलेगा, तो वो 707 रुपए होंगे। तुम देख रहे हो, सिर्फ 2 से 3 यूनिट्स का फर्क है। और किसी की वेजेस आपकी 1010 रुपए है तो किसी की वेजेस 704 रुपए। इससे एक सेंस ऑफ डीमोटिवेशन आता है कि काश मैं कर लेता, काश मैं टारगेट पूरा कर लेता, तो इतना बड़ा डिफरेंस गैप ना देखने को मिलता। और इससे लोग काम और अच्छी तरीके से करना शुरू कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं रखेंगे तो लोग लथार्जिक हो जाएंगे, काम धंधा करना सब बंद कर देंगे। तो दैट्स इट अबाउट इट। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे चैप्टर भी एंड हो जाता है। आई होप तुमको ये चैप्टर समझ आया हो। आउटरो कोई देखता नहीं, लेकिन फिर भी हम बोलना हमारा फ़र्ज़ होता है, कितना क्या बताया जाए। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, तुमने ये वाला चैप्टर भी पूरा कर लिया। अब बढ़ते हैं, आई नो तुम्हारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है कॉमर्स लोग के साथ। ठीक है, ध्यान रखना, अगर तुम्हें हमारा काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो। हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं अपने 500 सब्सक्राइबर्स पे, अच्छा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।